आपने बताया कि 18,000 युवा विद्यार्थी इस कैंपस से निकलकर या आपके संस्थान से निकलकर आज विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सफल उद्यमी बनकर अपना उद्योग चला रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इन उत्कृष्ट उपलब्धियों और विद्यार्थियों की सफलता में आप सब ने, आपके आम्रपाली परिवार ने, विश्वविद्यालय ने, संस्थान ने जो योगदान दिया है, मैं उसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं, आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मेरे युवा साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व न केवल हमारी शक्ति और ज्ञान से परिचित हो रहा है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में आज संपूर्ण विश्व हमारा अनुसरण कर रहा है। आप एक दौर वह भी याद करिए जब 2014 से पहले, जब तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू नहीं किया था, उस समय विश्व के देशों में हमारी क्या स्थिति होती थी, वैश्विक मंचों पर हमारा किस प्रकार से हमारी बातों को माना जाता था। अगर हम, ये छोटा सा प्रश्न है, ये प्रश्न अगर हम करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि 2014 के बाद भारत की जो एक पहचान है पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है। आज दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरा विश्व किसी का इंतजार करता है, तो भारत के रुख का इंतजार करता है कि भारत इसमें क्या रुख लेने वाला है। भाइयों बहनों, आप सब युवा हैं, नौजवान हैं और आपके अंदर अपार शक्ति है। और मैं जब भी युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में जाता हूं तो हम सब के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को, उनका स्मरण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है, उसके अंदर अनंत शक्तियां हैं। वो जिस दिशा में जाना चाहे, जो काम करना चाहे, वो काम कर सकता है। उसके अंदर अनंत ऊर्जा भी है और अनंत शक्ति भी है, अनंत उसके विचार भी हैं, अनंत उसकी क्षमताएं हैं। केवल और केवल आप सबको अपनी क्षमताओं को, अपनी ऊर्जा को पहचानने की आवश्यकता है। आप अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो निश्चित रूप से, जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत आप विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आप सभी समाज के विभिन्न क्षेत्रों को दिशा देने का काम करेंगे, उनको नेतृत्व देने का काम करेंगे। और मैं यहां से कहूं कि आप सब नेता बनेंगे। नेता बनेंगे इसमें से जरा हाथ उठाइए, कौन कौन नेता बनेगा? अरे इतने कम लोग नेता बनेंगे? अरे भाई, मैं अपने जैसे नेता, अजय भट्ट जी जैसे नेता, या यहाँ बैठे हुए जो आगे की लाइन में बैठे हुए हैं, इनकी तरह की बात नहीं कर रहा हूं। और ऐसे भी कुछ लोग बन जाएंगे, इसमें से 5-7 लोग, तो कोई बुराई की बात नहीं है, कोई बुरा नहीं होगा अगर ऐसे भी बन जाओगे। लेकिन मैं नेता कह रहा हूं कि जो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा उद्यमी बनेगा, कोई अच्छा निवेशक बनेगा, कोई अच्छा पत्रकार बनेगा, कोई अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, कोई हमारे बैठे हुए IAS, IPS या इन क्षेत्रों में जाकर कोई प्रोफेसर बनेगा। इन क्षेत्रों में जो सबसे आगे होगा, सबसे अच्छा काम अपने क्षेत्र में करेगा, जो अपना सर्वोत्तम देने का काम करेगा, वही नेता होगा। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि क्रिकेट की दुनिया का, क्रिकेट के क्षेत्र में आज कौन नेता है, तो आप लोग जोर से बोलिए, जरा एक नाम बोलिए।
आप लोगों को लग नहीं रहा है कि आपका जोश खत्म हो गया क्या? ये संजय जी गलत टाइम पर कर दिया क्या कार्यक्रम? भूख तो नहीं लग गई बच्चों को? तो मैं ही बोल देता हूं। किसी ने कहा विराट कोहली, और थोड़े दिनों पहले हम जाए तो हम कह सकते सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने मास्टर ब्लास्टर चौके छक्के लगाने का काम किया। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं डॉक्टर तेहन का नाम लेता था, और भी बहुत सारे नाम हैं। इसी प्रकार से अगर हम आईटी के क्षेत्र में जाएं तो हम एस नारायण मूर्ति का नाम लेते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना सर्वोत्तम देने का काम किया है। तो उनको हम कह सकते हैं क्या है? अपने अपने क्षेत्रों के वो क्या है? नेता हैं। जोर से बोलिए, क्या है? अरे इतनी कम आवाज आ रही है आप लोगों की। अपने अपने क्षेत्रों के नेता। तो ऐसे नेता बनेंगे आप लोग। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं भाइयों बहनों। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक काम और बहुत अच्छा हो रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरे देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हमारी डबल इंजन की सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण हो या हल्द्वानी में देश के पहले एस्ट्रो पार्क का निर्माण हो, और आप ही के यहाँ बनने वाला है खेल विश्वविद्यालय, जिसको इस बार के विधानसभा के सत्र में एक विधेयक के रूप में पारित होकर, उसके एक्ट के रूप में पारित होकर विश्वविद्यालय का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अल्मोड़ा में साइंस सेंटर का निर्माण, इसके अनेक ऐसे विशिष्ट उदाहरण हैं। और हमारी सरकार ने आप सबके भविष्य को देखते हुए, नौजवान युवाओं के भविष्य को देखते हुए सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया जाना हो, जिससे कि हमारी उत्तराखंड की युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और इस नकल अध्यादेश का प्रभाव देखिए, असर देखिए कि इस बार पीसीएस परीक्षा का 2022 का फाइनल परिणाम और 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दोनों साथ साथ आए हैं। और मैं उत्तराखंड के अनेक जनपदों में इस दौरान परीक्षा का परिणाम आने के बाद गया हूं। कल भी मैं रुद्रप्रयाग जनपद में था, अगस्त मुनि में। वहां भी मुझे बता रहे थे कि 10 से ज्यादा छात्र और छात्राएं जिनको पीसीएस की परीक्षा में चयन होने का अवसर मिला है। मैं टिहरी में गया, उत्तरकाशी में गया, पिथौरागढ़, चंपावत, हर जिले से, चाहे हमारा जिला नैनीताल हो, यहां से भी सबको चयन का अवसर मिला है। इसके पीछे ये हमारा कड़ा नकल विरोधी कानून है। भाइयों बहनों, इस कानून के लागू होने के पश्चात हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को बहुत फायदा हुआ है। उनका आत्मबल भी बढ़ा है, उनका कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हुआ है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 3 वर्षों में 17,000 से ज्यादा युवाओं को आज सरकारी सेवा में आने का अवसर मिला है। और ये सारी की सारी सेवाएं, सारी की सारी परीक्षाएं ये पारदर्शिता के आधार पर हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अनेक कार्य किए हैं। एक और जहां प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है, वहीं देवभूमि के अंदर लैंड जिहाद के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है। और एक 5,000 एकड़ के आसपास इतनी जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त करवाई हैं। इतना ही नहीं, आप ही के शहर हल्द्वानी में बनभुलपुरा क्षेत्र में जो आगजनी हुई थी, उसके बाद हमने एक और कानून बनाया है कि अब प्रदेश के अंदर कोई भी दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा, तो अब उत्तराखंड के अंदर दंगा रोधी कानून ये लागू हो गया है। यानी कि अब कोई भी नुकसान होगा उस दंगे से,
कोई भी तोड़फोड़ होगी, संपत्ति का नुकसान होगा, तो उसकी सारी भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। इसके साथ साथ प्रदेश की मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने सभी सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया है विधेयक लाकर। वही राजन आंदोलनकारियों को भी, जिन्होंने राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, 10% का क्षैतिज आरक्षण का यह भी हमने प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा हमने देवभूमि में एक और कानून, उत्तराखंड देवभूमि के में रहने वाले हर एक नागरिक को यह गौरव प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर विधेयक बन चुका है और बहुत जल्दी हम इसको लागू करने जा रहे हैं। मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि राज्य की जीएसडीपी में पिछले 20 महीनों में 1.3 गुना की वृद्धि हुई है। एक और जहां 2 सालों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 26% की वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में 1 साल में बेरोजगारी दर भी 4.4% कम हुई है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इस बार नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में हमारे प्रदेश को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज हमारा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में, अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी में आ गया है। इसके साथ ही हमारा राज्य जीईपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। कड़े फैसलों और उपलब्धियों के साथ ही हम प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न कार्य कर रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर जो हमारे राजकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के लिए निरंतरता से काम कर रहे हैं। एक और जहां राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर महिला छात्रावास और आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों आदि का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही अभी हमने पिछले दिनों देहरादून में एक समझौता किया ब्रिटेन के साथ सेवनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति के लिए, जिसके तहत प्रदेश के 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। उनके साथ हमारा समझौता हुआ है। हमने इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर आधारित विभिन्न आधुनिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भी समझौता किया है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को और बेहतर अवसर प्रदान हो, उसके उद्देश्य से हम राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप जो 100 संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान कर दिया है हमारी सरकार ने। इस वर्ष के आम बजट में मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप सब युवा हैं, कर्णधार हैं और हमारे भविष्य हैं। आप सबके हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए युवा कल्याण, खेलकूद, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा आदि पर 1700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च का प्रावधान इस आम बजट में किया है। यह सब उपलब्धियां दर्शाती हैं कि जब किसी कार्य को करने में आपकी नियत और नीति स्पष्ट होती है तो परिणाम भी निश्चित रूप से आपके अनुकूल आते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सब लोगों से यह आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर निरंतर प्रयास करते रहिए। आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। आप अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का, अपने अध्यापक गणों का, सभी का, जिन्होंने भी आपका मार्गदर्शन किया है, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए और सच्चे मन से, अच्छे मन से आप जो भी प्रयास करेंगे निश्चित रूप से उसमें आपके माता पिता, गुरुजनों के अतिरिक्त भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और जीवन में एक बात, अपना किसी काम के लिए, किसी लक्ष्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए
आप संकल्प ले लेंगे, क्योंकि ये संकल्प आप आज की अवस्था में ले लेंगे तो ये पूरे जीवन भर आपके काम आने वाला है, आपकी मंजिल तक पहुंचाने में ये सहायक होने वाला है। क्योंकि ये जवानी और ये जिंदगानी ये बार बार मिलने वाली चीज नहीं है। अगर मैं कहूं कि आज का दिन और इतने बजे का समय, जितने बजे हम सब लोग एक दूसरे के आमने सामने, ये समय ना मेरे पास दोबारा आने वाला है, ना आप सबके पास आने वाला है। ये अगर जीवन में सबसे बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो कोई कुछ है तो वह समय ही है। इसलिए समय को ठीक कामों में लगाना है, उसका सदुपयोग करना है, उपयोग करना है और सकारात्मक रूप से आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए। जीवन में संकल्प लीजिए और उस संकल्प में कोई विकल्प मत लाइए, यानी कि मिशन में कोई ऑप्शन मत लाइए। अगर आपने जीवन का कोई मिशन बना लिया, जीवन का कोई संकल्प बना लिया और उसमें संकल्प में आप विकल्प ले आए, तो निश्चित मानिए कि आपका संकल्प उसी समय समाप्त हो गया जब उसमें कोई विकल्प आ गया। संकल्प में विकल्प का ना आना ही संकल्प का पूरा होना है। और संकल्प में जब विकल्प आ जाते हैं तो जो रास्ते हैं हमारे, वो हमसे भटक जाते हैं, मंजिल हमसे ओझल हो जाती है और सपने हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवान युवा साथियों, आप संकल्प लेकर संकल्प को पूरा करने में अपना ध्यान लगाइए। आप सबको आपकी मंजिल मिलेगी, आपका लक्ष्य मिलेगा। एक बार फिर से मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और पूरे एक बार बधाई देते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।